दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी चीन की यात्रा पर हैं, एससीओ समिट में भाग ले रहे हैं। भारत की जो विदेश नीति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव तात्कालिक रूप से देखने के लिए मिल रहा है। जहां हम चीनी वस्त्रों की, चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की बात निरंतर करते आए, वहीं अचानक हमें चीन की शरण कह लो, आप अपने हमको सेटिस्फाई करने के लिए कहो ना कहो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें चीन की ज़रूरत पड़ी और हम चीन की ओर रुख कर रहे हैं। हमें रूस की ज़रूरत पड़ी, जिसको हमने धीरे से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था और उसके परिणाम ये हुए कि रूस पाकिस्तान के करीब भी आने लगा था। तो अमेरिका के चक्कर में हमने रूस और चाइना से दूरी बना ली। चाइना से तो हमारी दूरी पहले भी थी और चाइना ने गलवान में भी बहुत हिंसा की, भारतीय सैनिकों की जान को नुकसान पहुंचाया। भारत के सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ बहुत सारी समस्याएं, व्यापार को लेकर। तो इस बीच भारत की जो विदेश नीति बदल रही है, अचानक प्रधानमंत्री जो है चीन की यात्रा पर हैं, अमेरिका को काउंटर करने के लिए नई योजना बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ये देखने के लिए समझ में आया कि जब अमेरिका हमें खिला रहा था अपने हिसाब से, तो हम अमेरिका के साथ खेल रहे थे, वहाँ अमेरिका प्लेयर था। और अब अमेरिका ने जब हमें टेरिफ का डोज दिया या हमारे साथ रिश्ते खराब करने का प्रयास किया, तो अब हम चीन के खेमे में हैं। मतलब विदेश नीति हमारी स्पष्ट नहीं, हम दूसरों के हिसाब से खेल रहे। हम कभी भी गेम अपने हिसाब से चला ही नहीं रहे थे। हम हमेशा गेम में क्या थे, हम एक प्लेयर थे। चीन चाहे तो हमें अपने हिसाब से चला रहा है, अमेरिका चाहे तो अपने हिसाब से चला रहा। हो सकता है मेरा ये मूल्यांकन कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, कुछ लोगों को गलत लगे, कुछ लोग भक्त प्रजाति इससे सहमत हो ना हो, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ओवरव्यू अगर हम देखें तो ये दिखाई देता है। आगे इसमें क्या होगा, किस तरीके की पॉलिसी है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या हम कह सकते हैं कि जो विदेश नीति है उसको समझने वाले लोग बेहतर बता सकते हैं। आज फिर हम इस पूरी यात्रा पर, इस पूरे विषय पर एक लंबी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्वतंत्र पत्रकार आदित्य नारायण जी हैं। आदित्य जी के साथ हमने इन मुद्दों पर काफ़ी चर्चा की। उनका अनुभव और वो जो रिपोर्ट्स और जो डेटा आपको बताते हैं वो विथ रेफरेंस बताते हैं। इसके प्रभाव दीर्घकाल में क्या होंगे, शॉर्ट टर्म क्या होंगे, किस प्रकार भारत के हितों को ये प्रभावित करेगा सकारात्मक नकारात्मक रूप से, आदि विशेष लगभग लंबी चर्चा हमने यहाँ पर रखी है। और हम बात करेंगे अब आदित्य नारायण जी से। आदित्य जी, मोदी जी ने 7 साल बाद चाइना की यात्रा की। इस समय जब अमेरिका से हमारी इतनी टेंशन चल रही थी टैरिफ वॉर को लेकर या इकोनॉमिक जो भी हम कह सकते हैं कि टेंशन थी, उसके बाद एससीओ समिट के लिए मोदी जी का इस समय चाइना जाना, जहां बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों से उनकी मुलाकात हुई, विशेष तौर पर जो है रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी मुलाकात चर्चे में है। तो जैसे मैंने ओपनिंग कमेंट में भी कहा कि क्या ये टाइमिंग है, किस समय इस समय जाना, अचानक इस चीन यात्रा के पीछे क्या प्रासंगिकता है और इसे हम किस तरीके से देखें? नमस्कार अतुल जी। अ, कार्यक्रम में बुलाने के लिए दोबारा से स्वागत, धन्यवाद। देखिए, पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ, खासकर अभी हम जब टैरिफ पर चर्चा कर रहे थे, अमेरिका ने जब भारत पर टैरिफ लगाया, अभी जब उसकी चर्चा ही चल रही थी, तभी हमने चर्चा की थी कि हमें दूसरे विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। ज़ाहिर तौर पर हमारी बात वहाँ तक पहुँच गई और जल्दी ये निर्णय लिया गया। तो उसमें कहने का अर्थ ये है कि देखिए, प्रासंगिकता तो ज़ाहिरा तौर पर बहुत बड़ी प्रासंगिकता रही है। गड़बड़ हमने पिछले दशक में या पिछले 5 सालों में हमने गड़बड़ ये की थी कि हम अमेरिकी परस्त नीतियों की तरफ ज़्यादा झुक गए। जबकि हमारा काम ये होना चाहिए कि हम ग्लोबल साउथ की तरफ देखें और हम उसे ज़्यादा मजबूत करें। तो इसी एसईओ की बैठक को इसी संदर्भ में देखना ज़्यादा उचित है। अब ये जो बात हो रही है, ये कोई नई बात है, नरेंद्र मोदी चले गए। इसमें देखिए, एक बात ये है कि भारत और चीन के संबंध स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत खराब नहीं थे, जिसको मीडिया इस तरह से पोर्ट्रे करता रहा है। खासकर इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि खासकर भारत का राइट विंग का जो हिस्सा रहा है,
उसने एक एंटी चाइना माहौल भारत में बनाया था। लेकिन अब उस प्रोपेगेंडा की हवा लगभग सरकार ने खुद ही निकाल दी है, क्योंकि ज़रूरत भी पड़ गई, ज़रूरत भी पड़ी। और मतलब पत्रकार भी जो है कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मोदी और ट्रम्प की दोस्ती से जिनपिंग टेंशन में, और वो पत्रकार कह रहे हैं जिनपिंग और मोदी की दोस्ती से ट्रम्प टेंशन में। बहुत चर्चित पत्रकार हैं भारत के। ये उनको मैंने देखा। गोदी मसला ये है कि इस तरह की पत्रकारिता करने वाले, ऐसे ही इन लोगों को गोदी मीडिया का टाइटल नहीं मिला हुआ है। इसके पीछे बड़े व्यापक कारण हैं। और इनको क्या है कि इनको तो सरकार की गाल बजानी रहती है हर हाल में। इनको ना फैक्ट्स का पता है, ना किसी चीज़ का पता है। ये खाली गाल बजाने का काम करते हैं, जब डफली मिल गया तो बजा देंगे। लेकिन जो कार्यभार हम लोगों ने लिया है, खासकर यूट्यूब की दुनिया ने कार्यभार मेन स्ट्रीम मीडिया के फेल होने के बाद, ये देखिए इसमें तो अब कुछ बचा नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया कोलैप्स कर चुकी है, फेल हो गई है, जनता का भी उस पर कोई विश्वास नहीं रहा है। तो जो कार्यभार हमारे जैसे लोगों ने उठाया है, तो हम लोगों ने इस पर पहले चर्चा की है और पहले भी बताया कि क्या विकल्प हो सकते हैं। तो एसईओ की बैठक इसी संदर्भ में है। और एसईओ को देखिए, मैं थोड़ा सा पहले उसका परिप्रेक्ष्य बता देना चाहूँगा आपके दर्शकों को। आपको तो चीज़ें मालूम है, मैं दर्शकों को बता देता चाहता हूँ कि एसईओ देखिए मूल रूप से 10 देशों का एक संगठन बना, जिसमें स्थायी सुरक्षा, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कई मसलों को लेकर उन्होंने एक अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। 10 देशों में इनमें जो शामिल हैं वो एक तो बेसिकली स्टान कंट्रीज़ हैं जो सेंट्रल एशिया के आसपास की हैं, इसमें उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ऐसे देश शामिल हैं। इसके अलावा भारत, चीन, रूस, 2023 में ईरान भी इस एसईओ में शामिल हुआ था, 17 में भारत शामिल। तो हमारा देखिए क्लियर एक भारतीय नीति का ये रहा कि हमने जब ब्रिक्स बनाया, ब्रिक्स को बनाने में हमारा बड़ा सहयोग था, भारत का सहयोग था, भारत, चीन, रूस जैसे देशों का सहयोग था। लेकिन हम ब्रिक्स को उस तरह से नहीं चला पाए और ब्रिक्स कमज़ोर। तो चीन ने मौका हमसे ले लिया। चीन ने जब एसईओ तो 2001 में ही बन गया था, हम शामिल होने में लेट हो गए। हम एक कम इसमें शामिल होने में लेट हो गए और 2017 में जब इसमें शामिल भी हुए तो हमने उस तरह से हमने अपने स्तर से वो एक जो जी नहीं दिखाई, ठीक वैसे ही सकते हैं जैसे सार्क में पाकिस्तान की। जी। तो ये है कि अब 7 वर्षों के बाद जो यात्रा हो रही है, ये बेहद प्रासंगिक है, पहली बात। दूसरी बात प्रासंगिक इसलिए भी है कि शी जिनपिंग के साथ नरेंद्र मोदी की मीटिंग कज़ान में भी हुई थी, रूस में। कज़ान में उनकी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो एस्केलेशन चल रहे थे बॉर्डर पे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो चल रहे थे, जो काफ़ी चर्चा, उसके बाद वो डिस्प्यूट्स ख़त्म हो गए। दोनों सेनाएं अपने अपने लाइन ऑफ कंट्रोल में लौट गई। इसमें कुछ जटिलताएं ज़रूर हैं, लेकिन ये है कि मोटा मोटा ये बात हुई। और तभी ये चर्चा उन दोनों लोगों के बीच हुई थी कि एसईओ समिट में आना है। और फिर इधर जो घटनाक्रम हुआ, इसने इस बात को और पुनर्जीवित कर दिया और मजबूत कर दिया कि भारत का हित ग्लोबल साउथ के साथ खड़े होने में है, न कि पश्चिम परस्त होने में। ठीक है, मैंने ओपनिंग कमेंट में एक पॉइंट रखा था और मेरे समझ के हिसाब से मैंने जो चीज़ समझी कि हाँ, बड़ी बड़ी बातें तो हमारे देश के प्रमुख, देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा की। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए एक बड़ी लॉबी जो है लगी हुई है। लेकिन भारत की विदेश नीति, जो मेरे मूल्यांकन है, हो सकता गलत हो सही हो, हम कभी भी गेम अपने हिसाब से चला ही नहीं रहे थे। कभी हम अमेरिका के हिसाब से गेम में थे और कभी हम चाइना के हिसाब से गेम में हैं। मतलब हम एक प्लेयर हैं जिसे अमेरिका और चाइना अपने टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारी विदेश नीति का फेलियर है। विदेश नीति का क्या हमने रोड मैप बना रखा है, क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? देखिए, एग्जैक्ट रोड मैप तो सरकार ही बता सकेगी कि वो कैसा रोड मैप तैयार कर रही है। और पिछले 5 सालों में जो घटनाक्रम हुए हैं वो हमने देखे हैं। मैं एक बात कहूँ कि अभी जब भारत और पाकिस्तान के साथ हमारा एस्केलेशन चल रहा था, उसको वॉर कहना तो ठीक नहीं है, जो एस्केलेशन था दोनों पक्षों की तरफ से,
उसमें देखिए सीधी साफ बात है, उसमें लोगों ने और ख़ासकर भारतीय मीडिया ने बहुत जो है तोप चलाए अपने स्टूडियो में, बैलेट चलाएँ, तोप चलाएँ, बम चलाया और अपने स्टूडियो में खूब हाहाकार मचाया, वो साउंड उस साउंड के साथ उसको सुपर कहने का अर्थ ये है कि हम स्ट्रैटेजिक रूप से डिप्लोमेटिक स्तर पर कमज़ोर हो गई। देखिए पश्चिम ने भी हमारा उस तरह साथ नहीं दिया, अन्य लोग, अन्य देशों ने भी हमारा कोई भी जी हमारे साथ खुल के नहीं खड़ा। से खुलकर नहीं और फिर इनकी लाइन भी गलत रही। इनकी लाइन भी गलत रही, तो कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं हम लैग तो किए ही। हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर तो रहा ही। बाद में सरकार को सांसद भेजने पड़े तमाम सारे, उसमें भी क्या आया गया, कुछ उसका आउटपुट मिला नहीं। तो डिप्लोमेटिक रूप से तो हम कहीं न कहीं फेल हमारी विदेश नीति उस दौरान हुई और उसके पहले भी हुई। लेकिन मोटी-मोटी बात ये है चीन के संदर्भ में और ग्लोबल साउथ के संदर्भ में, जैसा कि मैंने कहा कि देखिए हमारा आर्थिक हित जो है, पिछले पॉडकास्ट में हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा कि जब तक हम आर्थिक से सक्षम नहीं होंगे तब तक हमारी विदेश नीति भी सक्षम नहीं हो पाएगी। देखिए हम कुछ क्षेत्रों में बेहद कमज़ोर हैं और हम कई देशों पर निर्भर हैं। तो अभी तो ज़ाहिरा तौर पर हमारी ज़रूरत ये है कि हम देशों पर स्ट्रैटेजिक रूप से कई देशों के साथ काम करते रहें, क्योंकि हमें विकल्प तो तलाशने ही होंगे अल्टीमेटली। और उन विकल्पों की तलाश में नए विकल्प तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक पुराना ही विकल्प हमारा पड़ोसी देश चीन है और हम उसके साथ अब कितना हद तक, कहाँ तक जाते हैं, क्या करते हैं, ये तो बात का विषय है। एक अभी पर जो कांग्रेस उठा रही है, कांग्रेस जी एक मैं पूरा कर लूँ। अभी जो चर्चा चल रही है, जो एससीओ की बैठक में जो मूल चर्चा होगी, पिछली बार हमने चर्चा की थी कि भारत का और चीन का व्यापारिक घाटा बहुत बड़ा है, 99.2 अरब बिलियन डॉलर का ये हमारा घाटा है। और एससीओ की बैठक में भी ये चर्चा हुई है कि इस घाटे को हम कैसे कम करें। तो ज़ाहिरा तौर पर हमारे आर्थिक हित एक दूसरे से बहुत हद तक नाभिनालबद्ध हैं और हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध बनाएं और अच्छे तरीके से सामरिक दृष्टि से हम उसको कार्य करें और उस कार्य को संपादित। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट आपके ना कि अभी वर्तमान स्थिति है कि हमें चीन के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस वही काम कर रही है जो, और कहीं ना कहीं भाजपा जिस पैटर्न पर राजनीति करती थी, जिन मुद्दों को उठाती थी, वही आईने के स्वरूप में अब कांग्रेस उनको दिखा रही है। तो मोदी जी ने कहा था चीन को ला ला दिखाना चाहिए। अच्छा ये तो बताइए मुझे कि ये आपने जो कहा ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन जब दिवाली आ रही है अभी 1 महीने बाद, तो वो जो 20 रुपए वाली चाइनीज झालर है उसका बहिष्कार करना है कि नहीं करना है इस बार? देखिए मेरे शुरू में ही पहले सवाल में ये बात ला दी थी कि ये जिस तरह का राइट विंग ने जो एंटी चाइना प्रोपेगेंडा ये फैलाया हुआ है इस तरह से, खासकर देखिए ऐसा है कि अब जो लोग नहीं जानते समझते वो इस तरह की बात करते हैं। चाइना पे तो हम दवाओं से लेके तमाम सारे विषयों पर डिपेंडेंट है, इस पर हम चुके बहुत सारी। अभी ऐसा लग रहा है जिस पूंजीगत रूप से हमारी बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारी चीज़ें चाइना के आयात, यानी फैक्ट्रियां तक चाइना पे निर्भर है। प्रोडक्ट को आप छोड़ दीजिए, रासायनिक आपकी बातें अगर हमारे राइट विंग के ये लोग सुनेंगे आज, तो ये जिनपिंग जी के समर्थन में भी हवन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम दवाओं पे निर्भर हैं, वो भी 60% से अधिक, 66% के आसपास हम दवाओं पर चीन में निर्भर हैं। तो ये बात करना, ये तो अब्सर्ड है कि हम चाइना का बहिष्कार कर देंगे। और एक बड़ी अच्छी बात है कि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं और ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप किसी का बहिष्कार नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ बन रही है, कहाँ से बन के आ रही है। तो ये एक चीप टैक्टिक है, चीप पॉलिटिकल टैक्टिक रही है, खासकर इन लोगों की, कि इन लोगों ने ऐसे जो है इस तरह का माहौल बनाया और जनता के बीच ये इस तरह की बातें फैलाई है। कांग्रेस की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस तो वही लाइन ले रही है जो बीजेपी लेती रही है। हर विपक्षी पार्टी उस तरह की लाइन लेती रही है, लेकिन उसमें एक बात है कि देखिए विदेश नीति लॉन्ग रन चलती है, देश लॉन्ग रन चलता है।
मोटी मोटी बात मैं आपको कहूँ, अभी मैं इस पर देख रहा था, मुझे ये बात का एहसास हुआ कि लोगों ने, खासकर बीजेपी के लोगों ने और तमाम सरकार के लोगों ने नेहरू को गालियाँ देने में कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अंततः उसी नेहरू की विदेश नीति पर आपको आना पड़ता है जब आपको पश्चिम से लात पड़ती सही बात। है। तो नेहरू का कद बहुत ऊँचा है, नेहरू का दिमाग बहुत ऊँचा था। थोड़ी बहुत कमियाँ खोजने वाले कमियाँ खोजते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो कहने का अर्थ ये है कि देश की नासिक टीटो को भी याद करा ही दिया आज आपने। देश की नीति दीर्घकालिक चलती है, सरकारें आती जाती रहती हैं, देश तो स्टैंड रहता है, लंबे समय तक रहता है। तो देश की नीति दीर्घकालिक होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में जब नरेंद्र मोदी वहाँ गया है तो उनको उनकी आलोचना उस रूप में करने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, और उम्मीद है कि अगर वो बने, अच्छी बात है अगर वो प्रधानमंत्री बने, तो शायद राहुल गांधी भी यही करते जो अभी अभी फिलहाल ये कर रहे हैं। हालाँकि ये ज़रूर बात है कि कांग्रेस के शासन में रहने से इस तरह की स्थिति शायद न बने। हाँ, बिल्कुल, आपने एक ये अच्छा पॉइंट किया। मैं थोड़ा-सा आज अलग मूड में पॉडकास्ट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने कहा कि कांग्रेस अगर पावर में रहती तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति नहीं बनती। जैसे मैंने एक पत्रकार का ज़िक्र किया, अभी झालर का ज़िक्र किया, बहिष्कार का, वैसे ही मुझे एक किस्सा याद आया कि एक पत्रकार जो है पूछते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी अगर 1947 में देश के प्रधानमंत्री होते तो देश में विभाजन नहीं होता। वहीं एक प्रवक्ता कह रहे अगर वहाँ वो प्रधानमंत्री होते तो शायद देश आज़ाद ही नहीं होता। ये चीज़ है, इस देश में बहसों का स्तर और बातचीत का स्तर इतना गिर गया है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज भी जनता को भरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, और इस तरह की बहसों का हासिल कुछ है नहीं। ठीक तो लेकिन क्या कहा जाए, अब इन जनरल ऐसी चीज़ें, खासकर इसमें बड़ा दोष टीवी मीडिया का है, कॉरपोरेट परस्त टीवी मीडिया है, जो टीवी तो मीडिया पे तो पब्लिक का भरोसा खत्म सा हो गया है। वो एक खास किस्म के नैरेटिव पे काम करता है। अभी उनके भगवान जिनपिंग हो गए हैं, उसके पहले उनके भगवान ट्रम्प थे। हो सकता है आगे आने वाले समय पर स्थिति कुछ और बने तो किम जोंग को अपना भगवान बना ले, तो उन पर कोई भरोसा नहीं है। तो कहने का सेंस ये है कि भारत की मीडिया ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ओके, बहुत नुकसान पहुंचाया। यहाँ एक वैलिड, एक अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि इंडो पैसिफिक में भारत की स्थिति किस प्रकार की होगी? इस पूरे नैरेटिव के बाद ये जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, इंडो पैसिफिक में इंडिया की सिचुएशन कैसी है? देखिए, अभी तो पूरे ग्लोबल साउथ में मैं कहूँ तो पूरे ग्लोबल साउथ में हम अभी ऐसी स्थिति में हैं जहां हमें अभी विकल्प तलाशने की ही ज़रूरत है। चूँकि हम कहीं न कहीं लैग तो हम किए ही हैं। और देखिए, जहाँ तक बात है, अभी चीन ने हमारे ऊपर कुछ महीनों पहले, जहाँ तक मुझे याद है, मैं पूरा फॉलोअप नहीं कर पाया, एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही है मेरे को, रेयर अर्थ मटेरियल से लेके तमाम सारे चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया भारत को देने से। अभी पिछले महीने जब यात्रा हुई उनके विदेश मंत्री, तो उस पर से छूट हटी, उस पर से उन्होंने सब प्रतिबंध हटाया। तो प्रतिबंध हटाया तो अब देखिए वो कब मिलता है, कब जाने लगता है, कब चीज़ें फिर से पुराने ढर्रे पर आती हैं। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि हमने अपनी डिप्लोमेसी को कुछ इस हद तक कमज़ोर किया, या कमज़ोर वो हुई है कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कही जाएगी। पूरे इंडो पैसिफिक रीजन हमारी स्थिति बहुत अच्छी, क्योंकि आप देखिए मीडिया चाहे कितना भी भोपा बजा ले, भोपा बजा ले, पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक रूप से ज़्यादा सफलता मिली बशर्ते कि भारत। बिल्कुल, एब्सोल्यूट। नहीं, ये हमारे जो ये अच्छा पॉइंट मुझे दिमाग में आया कि जैसा आपने कहा पाकिस्तान को सफलता ज़्यादा मिली रणनीतिक तौर पर भारत की तुलना में, ख़ास तौर से जो ऑपरेशन सिंदूर और ये सब के बाद की बात है। तो चीन ने तो पूरा सहयोग, मैं कहूँगा कि चीन ही खड़ा था पाकिस्तान के पीछे। दुनिया का कोई देश
खुलकर इतना समर्थन चीन और तुर्की के अलावा कर नहीं रहा था। तो ऐसे समय में भारत अपने आर्थिक हितों को तो साध रहा है चाइना के साथ, जापान के साथ, रूस के साथ। बाकी तो चलो ठीक है। आर्थिक हितों को साधने के लिए हम चीन गए, लेकिन हमारे रक्षा हित प्रभावित होंगे, नहीं होंगे उससे? देखिए, इसमें मुझे पता था ये सवाल आप करेंगे। हाँ, मुझे अंदाज़ था, हालाँकि ऐसा अंदाज़ मुझे लग गया था। लेकिन मामला देखिए इसमें ये है कि भारत के जो हित हैं, राष्ट्रीय हित है, ये तो एक ज़रूरी मसला है। देखिए, चीन ने पाकिस्तान का जो समर्थन किया, उसमें भी कहीं न कहीं हम ही लैग किए। हमने वो गैप छोड़ा, आपको शायद राहुल गांधी से याद होगा, हमने करीब ला दिया। उन्होंने ये बात की थी, वो बात कुछ हद तक सही भी थी। हालाँकि ये ठीक है कि मोटा-मोटा उन्होंने भी भारत के विदेश नीति का समर्थन किया था उसके पहले तक। लेकिन कहीं न कहीं भारत सरकार, खासकर मौजूदा सरकार को ये भ्रम था कि हम जो है वेस्ट के साथ लग जाएँगे या G7 के साथ ज़्यादा रहेंगे, तो हमारा कुछ ज़्यादा भला होगा। लेकिन देखिए, वेस्ट और खासकर अमेरिका और EU, जो EU के देश हैं, यूरोपियन यूनियन की, उनकी जो सेट मेंटालिटी है वो दूसरे तरह की है। हमारा जो साझा इतिहास भारत का, चीन का और सब कॉन्टिनेंट के अन्य देशों का रहा है, तो हम कॉलोनियल देश नहीं रहे। साझा हम संस्कृति। तो पीड़ित, साझा संस्कृति तो जी एक बात है, हम पीड़ित देश रहे। पीड़ितों का एक अपना अलायंस होता है लंबे समय। तो वेस्ट के जो देश रहे हैं या अमेरिका रहा है, वो इंपीरियलिस्ट देश रहे। उनके सोचने समझने का तरीका इंपीरियलिज्म से प्रेरित है। वो उसी स्तर पर सोचते हैं कि किसी देश से कितना लाभ कमाया जाए, कितना इसका दमन किया, इस तरह से लाभ मिला। तो उनकी सोच में कहीं न कहीं वो बात अभी भी आती है। जबकि हम अगर अपने स्तर से बात करें तो ये ठीक है कि हमारे बहुत से डिस्प्यूट अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रहे हैं और होते हैं, सभी के कुछ ना कुछ होते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब हम इतने सालों बाद जाते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों, भूली बिसरी यादों को भुला देते हैं और एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो ये बेहतर कदम है। जहाँ तक बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आप कह रहे हैं, तो वो गैप हमने छोड़ा। अगर हम वो गैप नहीं छोड़ते तो शायद वो घटनाएं न हो। ठीक है। अब एक अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं और लास्ट में मेरा प्रश्न रहेगा, थोड़ा सा हम डिबेट को जोड़ेंगे किसी चीज़ों से। जैसे कि भारत, जब से एनडीए की सरकार बनी, भारत का जो, मैं कहता हूँ, जैसे आपने आज एक बड़ी अच्छी बात की, नेहरू को याद किया, और भारत में नेहरू की विदेश नीति पर हम वापस ट्रैक पर आए। वहीं नेहरू जो है वो समाजवाद को साधे हुए व्यक्ति थे और समाजवाद को लेकर आगे चल रहे थे। लेकिन 11 वर्षों में भारत पूंजीवाद की ओर अग्रसर हुआ और पूंजीवादी देशों के साथ अपने संबंध बेहतर करने के लिए बढ़ा। क्या अब भारत को आवश्यकता है कि वो वापस समाजवाद की गतिविधि या समाजवाद की गति भारत में बढ़ाए, जिस तरीके से उसने पूंजीवाद को प्रमोट किया? राष्ट्रीयकरण पिछले समय उसका एक उदाहरण रहा, ऐसी कोई घटनाएं उदाहरण नहीं, लेकिन निजीकरण जैसा बढ़ता चला गया, पूंजीवाद की ओर हम अग्रसर हुए। क्या इस देश को अब समाजवाद की आवश्यकता है? देखिए, क्लासिकल सेंस में सोशलिज्म की ज़रूरत उस रूप से तो मैं नहीं समझता हूँ कि है। मेरी जो समझदारी है इस विषय पर वो ऐसी है कि पिछले 11 सालों में नहीं, उसके पहले भी 90 के दशक के बाद भारत तेज़ी से निजीकरण और उदारीकरण की तरफ बढ़ा। ये ठीक बात है कि पिछले 1 दशक या 15 सालों में इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई। इसका विस्तार बहुत तेज़ हुआ है। उसका कारण ज़ाहिरा तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार रही है, जिसने एक ख़ास किस्म की क्रोनी कैपिटलिज़्म को बढ़ावा दिया है। इसको कहने में कोई शर्म की बात नहीं है और कोई छुपाने की बात नहीं है, ये कुछ छुपा भी नहीं कि कुछ खास लोगों को बढ़ावा दिया है, मोनोपोली बढ़ी है। एकाधिकार पूरे देश में कुछ खास कंपनियों का बढ़ा है, ये तो बात सच है। जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि
क्या भारत को समाजवाद की ज़रूरत है? तो मैं समझता हूँ कि देखिए इसको मैं थोड़ा-सा और बढ़ा देना चाहूँगा, थोड़ा मैं इसको समझाना चाहूँगा। अगर आपके पास समय हो तो मैं अगर इसको ले लूँ। तो जी देखिए ऐसा है कि हम इस बात को विदेश नीति से भी जोड़ेंगे। चीन का उदाहरण लेते हैं और चीन को कोई आइडियल स्टेट नहीं मानते हैं, माना माना जाना चाहिए कि चीन कोई आइडियल स्टेट है। एक उदाहरण के तौर पर मैं इसको कह रहा हूँ ताकि बात सही तरीके से समझ में आए। चीन में एक नेता थे डेंग शियाओपिंग। डेंग शियाओपिंग से पहले चीन में कोर सोशलिज्म जो क्लासिक सोशलिज्म था वैसी सरकार चली। लेकिन देखिए क्लासिक सोशलिज्म की कुछ अपनी समस्याएं, कुछ अपनी जटिलताएं रही हैं, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों में वो कोलैप्स होता रहा। और ख़ासकर उन कंडीशंस में कि जब एक देश में सोशलिज्म हो और बाकी देश में कैपिटलिज्म हो, तो आप ग्लोबली सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। चीन ने किया ये कि चीन ने पहले अमेरिका से और वेस्ट से असिस्टेंस लिया, फिर उसको रिवर्स इंजीनियर किया, उस सारे सिस्टम को, सारे टेक्नोलॉजी को उसने रिवर्स इंजीनियर किया और अपने लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म खड़ा किया। उसके बाद उन्होंने अब कुछ लोग उसको स्टेट कैपिटलिज्म कहते हैं चीन की व्यवस्था, लेकिन एक्चुअली वो स्टेट कैपिटलिज्म नहीं है। स्टेट कैपिटलिज्म इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे चीन की एक विशेषता है कि चीन में भी बिलियनियर्स हैं, चीन में भी मिलेनियर्स हैं, बड़े पूंजीपति हैं, लेकिन चीन के पूंजीपति पॉलिसी मेकिंग में योगदान नहीं कर सकते। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि चीन की बड़ी से बड़ी प्राइवेट कंपनियों में गवर्नमेंट का स्टेक है और अच्छा खासा स्टेक है। एक बात मैं और आपको बताऊं, वो करते क्या हैं कि वेस्ट से और अमेरिका से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए वैसी कंपनीज खड़ी करते हैं। उन स्टेट कंपनीज खड़ी करती है, सिस्टर कंसर्न बनाती है प्राइवेट आदमी को देके कि भाई तुम ये कंपनी बनाओ, क्योंकि वेस्ट का आदमी चीनी सरकार की कंपनी से ट्रेड करने में डरता है। तो वो ऐसी कंपनी खड़ी करती हैं, स्टेट एक आदमी को निजी मिल्कियत देता है कि भाई तुम बनाओ, तुमको मैं दे रहा हूँ। वो बनाता है तो ऐसा लगता है, वो दूर से लगता है कि ये प्राइवेट संगठन है, ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक्चुअली उसमें मदद स्टेट की रहती है। फिर वो वहाँ से इन्वेस्टमेंट आता है और वो काम शुरू करते हैं और काम चल पड़ता है। फिर वो उन्हीं को माल भी बेचाते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वो इस कंपनी में तो 55% हिस्सा स्टेट का है। तो ऐसी वहाँ जितनी छोटी बड़ी यहाँ तक कि आप मानेंगे कि वहाँ ठेले वाले भी जो हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन है और उनको भी स्टेक है। अगर उनका भी संगठन है तो उसका भी, उसमें भी स्टेक गवर्नमेंट ले लेती है। तो कहने का सेंस है कि छोटे से लेके एकदम बड़े तक गवर्नमेंट ने उनको फ्री हैंड नहीं छोड़ा है। आप उसको स्टेट कैपिटलिज्म कह लीजिए या चाइना में उसको चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म कहते हैं, वो उनका टर्म। अब आप उसको उस टर्म में समझिए तो वहाँ सिस्टम ये है कि स्टेट कंपनीज तो हैं ही, सरकारी कंपनीज तो हैं, जो कंपनीज आपको प्राइवेट लग रही हैं उनमें भी 50 से अधिक 55%, किसी में 60%, किसी में 51% हिस्सा चीनी सरकार का होता है। और वो जब चाहें तो उसको एक्वायर टेक ओवर कर सकती है और उसको टेक ओवर कर लेती हैं, उसको नेशनलाइज कर लेती हैं। तो कहने का सेंस ये है कि हमें ज़रूरत तो कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ऐसे मॉडल की है, लेकिन कुछ ऐसे मॉडल की है जिससे हम रैपिड ग्रोथ कर सकें। और ज़ाहिरा तौर पर सोशलिज्म के कोर क्लासिक से तो इस दौर में अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक तौर पे तो ये सही है कि हमें इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए कि लॉन्ग रन में हम एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट या एक सस्टेनेबल सिस्टम खड़ा करें। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम जिस तरह की सिस्टम में हम रहते हैं, लाल फीताशाही जिसको कहते हैं, जिस तरह के सिस्टम में हम रहते हैं और जिस तरह की गवर्नमेंट हमारी रन करती है, उसमें बहुत लॉन्ग रन की योजना पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए हम उसमें लैग करते हैं। ओके तो आप सवालों सोशलिज्म का, तो उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। क्लासिक सोशलिज्म तो अब देखिए कहीं है भी नहीं, क्लासिक सोशलिज्म तो नहीं है। और सोशलिज्म के कई सारी
धाराएँ रही हैं, तो अब उस चर्चा का कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन ये है कि नए सिरे से सोशलिज़्म की जो नई व्याख्याएँ हैं, दायरा तौर पर उन पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। ओके। तो बहुत अच्छी चर्चा रही। हमने सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, वर्तमान में जो आप थोड़ी भटक गई हमारी। नहीं, ये चर्चा हमें मूल विषयों तक ले जा रही है। हम चर्चित मुद्दे पर तो चर्चा कर रहे थे, लेकिन हमें हमारे दर्शकों को एक बहुत कोर जानकारी, जैसे आपने बताई कि चीन ये कर रहा है उसके देश में। चीन और भारत लगभग समान रूप से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चीन की प्रगति अचानक इतनी कैसे आगे बढ़ी, उसके जो आधारभूत बिंदु हैं उन पर आपने रोशनी डाली। दर्शकों को जानना, क्योंकि हमारी ऑडियंस मैच्योर ऑडियंस है, गोदी मीडिया की ऑडियंस नहीं है, सुनती है, इसीलिए आपने जिस पॉइंट को रखा वो बहुत ज़रूरी था। दूसरा कि हमने मोदी जी के एससीओ समिट पर डिबेट किया है, हमने इंडो पैसिफिक में भारत की स्थिति, भारत की रक्षा और आर्थिक दोनों हितों को पृथक करके आपने दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से बताया। कांग्रेस जिस तरीके से इस मुद्दे को अपोज कर रही है, उनकी पिच और उनकी स्थिति और उनकी लाइन ऐसी क्यों है, उसका दृष्टिकोण भी हमने डिस्कस किया। मोदी जी की आलोचना और भारत की विदेश नीति की विकल्पों पर, परिस्थितिजनक जो भी सिचुएशन है उस पर हमने एक बहुत अच्छी समीक्षा की, और दर्शकों के लिए आज आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स जो है बताए। अगली डिबेट में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।